Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2 फरवरी 2026। तो दोस्तों आज है 2 फरवरी 2026, डे है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में देखो सबसे पहला ही फ्रंट पेज पे हमारा बजट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बजट आ गया है, तो बजट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये पूरा जो वीडियो होगा हमारा कंप्लीट डेडिकेटेड होगा बजट के लिए। तो इसमें आपको बहुत सारी नॉलेजेस मिलेगी, बजट का बेसिक फॉर्म क्या होता है, सरकार बजट कैसे पेश करती है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ वी डिस्कस आवर बजट टॉपिक। हम बजट टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि सरकार की जो आय होती है, बजट हम पेश करते हैं। ठीक है, तो बजट पेश करते हैं, सरकार कमाती है तब ना बजट हम बनाते हैं। तो सरकार की जो आय होती है, आय मतलब प्राप्तियां, जो रिसीट, सरकार की जो आय होती है वो दो स्रोतों से निर्भर करती है। सरकार पैसा किन किन स्रोतों से जुटाती है? मुख्यतः दो स्रोतों से। पहला स्रोत क्या है? राजस्व प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू रिसीट। दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट। ठीक है, इसको हम राजस्व प्राप्तियां किसको कहते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो इसमें अगर हम बजट में बात करें तो कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट का जो कंपोनेंट है ना, ये मेनली 3 टाइप्स का बजट का कंपोनेंट होता है। देखो, जैसा कि पता है कि सरकारी बजट जो आता है, सेंट्रल बजट, यूनियन बजट, एक ही कह लो, तो सरकारी बजट जो आता है ये मूलतः 3 मूल सवालों का जवाब देता है। कौन कौन सवालों का? सरकार का पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से सरकार पैसा कमाती है, उसको कहते हैं रिसीट, प्राप्तियाँ। जो सरकार पैसा कमाई उसको खर्च कैसे करती है, उसको कहते हैं व्यय, एक्सपेंडिचर। और अगर आय मतलब जितना कमाया, खर्च उससे ज़्यादा हो गया तो उसको क्या कहते हैं? घाटे मतलब डेफिसिट। नॉर्मल सी बात हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारा अगर इनकम अगर 100 रुपये है और खर्च हमारा ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? हम घाटे में रहेंगे ना। तो देन यही ये 3 आयामों पर बजट निर्भर करता है कि सरकार पैसा कहाँ से लाती, कैसे कैसे कमाती है। तो उसको हम रिसीट कहते हैं, रिसिप्ट। और रिसीट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये दोनों को भी हम देखने वाले हैं। और पैसा जो रिसीट आया, कमाया, ठीक है, उसको हम खर्च कैसे करेंगे? व्यय, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और खर्च करें, पैसा कमाए और खर्च करेंगे, पर कमाने में मतलब आय में ज़्यादा खर्च हो जाए। आय से हमारा अगर आय 100 रुपये का है, खर्च 120 रुपये का हो जाए तो 20 रुपये का हमारा घाटा होगा। तो घाटे को हम डेफिनेट करेंगे। ठीक है, तो हम पहला चीज़ देखते हैं, सरकार पैसा कहाँ से मिलता है ना। रिसिप्ट, जैसे कि सरकार पैसा कहाँ से होता है तो उसको हम रिसीट कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ। देखो, रेवेन्यू रिसीट जो होता है, राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की नियमित वर्तमान आय से होती है। जो सरकार की नियमित वर्तमान आय है ना, उसको राजस्व प्राप्तियाँ होती है। जो जो निम्नलिखित चरणों से राजस्व प्राप्तियाँ आती है। कौन कौन? कर में टैक्स, टैक्स में 2 टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों टैक्स से। सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ, शुल्क, फीस, जुर्माना जो फाइन मारते हैं, उन सब चीज़ों का वो सरकार के पास जाती है। ब्याज प्राप्तियाँ, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये सारे चीज़ सरकार इन सब स्रोतों से पैसा को कमाती है। ठीक है, देखो, राजस्व प्राप्तियों के प्रकार जो होते हैं, जैसे भी बताया, कर मतलब कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू अनिवार्य भुगतान होता है, मतलब सरकार को ये भुगतान देना ही होगा, बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिले, सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्या? कर राजस्व, जो टैक्स रेवेन्यू होता है। तो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन टैक्स रेवेन्यू देता है? आयकर देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये सारे कर कहाँ जाते हैं? कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू में। परंपरागत रूप से, अगर हम परंपरागत रूप से बात करें तो कर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। जो इनकम टैक्स आता है, रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स जो आता है वो सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत है। सरकार इनसे सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाती है? टैक्स से। ठीक है, तो टैक्स हैज 2 टाइप, टैक्स 2 प्रकार के। कौन कौन? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो व्यक्ति की आय, संपत्ति पर जो डायरेक्ट टैक्स आता है, व्यक्ति की आय या संपत्ति पर से जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। आयकर, आयकर कौन कहलाता है? वही व्यक्ति देता है और वही व्यक्ति बोझ उठाता है। मतलब
आयकर जो है, जो टैक्स बोझ होता है कि वही व्यक्ति देता है, जो व्यक्ति टैक्स देगा वही उसका बोझ भी उठाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कर। लेकिन जीएसटी में क्या होगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स हम किस में डालेंगे, जीएसटी में डालेंगे। तो जीएसटी में क्या होगा कि वस्तु व सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आते हैं जीएसटी में, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी विक्रेता वसूलता है, मतलब विक्रेता वसूलता है, जो दुकानदार होता है वो जीएसटी वसूलता है, और खरीदार उसका बोझ उठाता है। जैसे हम खरीदने वाले हैं और सामने वाला दुकानदार, तो वो जीएसटी हमसे वसूलेगा और हम खरीदने वाला उसका बोझ उठाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। देखो दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने बता रहा है, ये सब चीज़ें जो बता रही है, टैक्स कर, ये सब बजट को समझने का एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको बिना समझे हम बजट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो बजट में कहाँ कौन सा खर्च हुआ, सरकार कितने घाटे में हो गई, सरकार कैसे कमाती है, तो इन सब का हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, ये सब का एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को बिना समझे, बिना पढ़े कि टैक्स क्या होता है, हमारा रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, और कितने फॉर्म में हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो इन सब को बिना समझे हम बजट को नहीं समझ पाएंगे। तो बजट में कितना कितना पैसा कहाँ पे एलोकेट हुआ, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को समझना होगा। तो आप कंप्लीट ये डेडिकेशन 30 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं पूरी बजट को समझाने की गारंटी लेता हूँ। ओके, तो ये हुआ, वो तो हो गया हमारा टैक्स से। अब जो गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये कौन सा होता है, ये ऐसी आय होती है जो कर लगाए बिना प्राप्त होती है, मतलब सरकार बिना टैक्स लगाए पैसा कमा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, गैर कर राजस्व, ठीक है। सरकार तो टैक्स लगा के जो पैसा कमाती है उसको टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। लेकिन गैर कर राजस्व, जो सरकार बिना टैक्स लगाए पैसा कमा रही है, उसको हम कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इस प्रकार का मुख्य नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा, देखो सबसे पहला आएगा वाणिज्यिक राजस्व से, कमर्शियल रेवेन्यू से। और वाणिज्यिक राजस्व में कहाँ से आएगा, सरकारी सेवाओं के बदले लोगों को द्वारा दिया गया पैसा। अब सरकारी सेवाओं में क्या है, जैसे बिजली, सरकार बिजली दे रही है, तो ये कमर्शियल रेवेन्यू में आ जाएगा। तो बिजली दे रही है तो हम उसके बदले पैसे दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स नहीं बना कि इतना टैक्स देना है, लेकिन हम सरकार का बिजली यूज करें, उसको बदले हम पैसा देंगे। रेलवे में पैसा, डाक सेवाओं से, टोल टैक्स से। तो सरकार की जो सेवाएँ हैं उसको हम अगर उपयोग करते हैं, अगर उस पर टैक्स देते हैं, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा। यहाँ सरकार सेवा प्रदाता की तरह काम करता है, मतलब सरकार में सेवा प्रदत्त कर रही है, सेवा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और टैक्स रेवेन्यू में जो जिस पर सरकार कर लगाए उसको हम किस में शामिल करेंगे, टैक्स रेवेन्यू में। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, प्रशासनिक राजस्व, प्रशासनिक राजस्व में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या होता है, ये कैसा कर होता है प्रशासनिक राजस्व, जो प्रशासनिक कार्यों से प्राप्त होता है। अब प्रशासनिक कार्यों के कैसे प्राप्त होता है प्रशासनिक राजस्व, देखो जैसे शुल्क, शुल्क लगता है कहाँ पे, पासवर्ड बनाने में, कोर्ट में और अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ तो शुल्क लगता होगा ना, तो कुछ भी शुल्क लगे उसमें प्रशासनिक राजस्व में ऐड होगा। जुर्माने व दंड, जैसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, जुर्माना व दंड लगाती है, तो वो हमारा पैसा कहाँ चले जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में। फिर लाइसेंस व परमिट शुल्क, लाइसेंस बनवाने के लिए, परमिट शुल्क लगवाने के लिए, तो वो पैसा हमारा कहाँ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में, ठीक है। फिर हमारा स्किट, बिना कानूनी वारिस की संपत्ति, ब्याज प्राप्तियाँ, सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ, तो ये सब हमारा कहाँ चले जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा है पूंजीगत प्राप्तियाँ। देखो हम ये कर राजस्व पढ़ लिए, अब पूंजीगत प्राप्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू हम किसको कहेंगे, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, या तो लोन के रूप में हो या संपत्ति बेचने से आए, उसको क्या कहेंगे, पूंजीगत प्राप्तियां। देखो कैपिटल रिसीट हम किसको कहेंगे, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, ऐसी इनकम जो कहाँ से प्राप्त हो, लोन के रूप में हो, या तो लोन लिया जा रहा हो, या संपत्ति बेचने, जैसे सरकार की कंपनियां होती है ना, सरकारी कंपनियां, उसकी संपत्ति बेच देता है, तो संपत्ति बेचने से जो प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे, हम पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे, ठीक है। आई होप कि ऑल क्लियर। अब पूंजीगत प्राप्तियां जो सरकार कमा रही है, पूंजीगत प्राप्तियां, उनके स्रोत क्या क्या है, कहाँ से कमा रही है, जैसे
उधार लेना, जिसको कहते हैं हम बोरोविंग। तो बोरोविंग कहाँ से लेंगे हम? विदेशी स्रोत से, जैसे IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, विदेशी सरकारों से। तो ये काम हमारा ऐड होगा, ये सब पूंजीगत प्राप्तियां में, कैपिटल रिसीट में, ठीक है। और ऋण की वसूली को क्या कहते हैं? रिकवरी ऑफ लोन। सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेचना, ये पूंजीगत प्राप्तियां में। ऋण की वसूली, जो अगर ऋण दिया हुआ है कर्ज, तो उसकी वसूली हम कहाँ करेंगे? पूंजीगत प्राप्तियां में ऐड होगा। सरकारी कंपनी के अगर शेयर बेच दिए, वो भी पूंजीगत प्राप्तियां में ऐड होगा, ठीक है। अब व्यय, सरकार का एक्सपेंडिचर, देखो सरकार ने कमा तो लिया, अब उसको एक्सपेंडिचर करेंगे। मतलब हम 3 टॉपिक पढ़े थे ना कि सरकार कमाती कहाँ से? बजट, सरकारी बजट का वो पढ़ने का मुख्यतः 3 स्रोत, पैसा कमा कहाँ से रही है, फिर खर्चा कहाँ करेगी, ठीक है। और कमा के जो खर्च किया, क्या उसमें फायदा में है बजट या घाटे में बजट है, तो उसको अब देखेंगे। तो हम तो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं कि सरकार जो पैसा कमा रही है, पैसा हमें जनरेट कर रहे हैं सरकार, तो उसको तो हम पढ़ लिए कौन कौन से? पूंजीगत प्राप्तियाँ से, कैपिटल रिसीट से, ठीक है। और कर लगा के, और कर में 2 टाइप्स ऑफ कर, कौन कौन? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो उन सब चीज़ों से पैसा क्या करें? कमा लिए। अब हम करेंगे व्यय, मतलब खर्च करेंगे। अब खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, और खर्च भी कर लेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? घाटे, देखेंगे कमाए कितना और खर्च कितना किए, क्या उसमें घाटे में बजट है या तो फायदे में बजट है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं अब व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का इंग्लिश होता है व्यय का एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्च, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार पैसा 2 मुख्य तरीकों से खर्च करती है, कमाते भी थी 2 तरीके से, ठीक है, कर वसूल करके, पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों से। अब खर्च भी 2 तरीके से कर रहे हैं, कौन कौन? पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। देखो पूंजीगत व्यय जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको कहते हैं? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्च है जो नई संपत्ति बनाए या लायबिलिटीज कम करने के लिए किया जाता हो। देखो सरकार जो पैसा यहाँ खर्च कर रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार जितना पैसा खर्च करेगी ना, उतना देश के लिए एसेट्स होगा। एसेट्स मतलब देश का संपत्ति होगा। जैसे पूंजीगत व्यय में क्या कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है? देखो रोडवेज पे, बड़ा बड़ा रोड हाईवेज बनाता है। एक बार रोडवेज बन गया तो वो किसकी संपत्ति हो गई? वो जनता की हो गई ना, सरकार की संपत्ति हो गई। सरकार उस जनता उसका यूज करेगी। तो रेलवेज, ये किसकी संपत्ति? सरकार की। ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल, लोन रिपेमेंट, मशीनरी खरीदना, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब कि पूंजीगत प्राप्ति में, सॉरी पूंजीगत व्यय में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, तो वो खर्च देश के एसेट्स बन रहा है। खर्च करना चाहिए सरकार को, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार को भरपूर खर्च करना चाहिए। बड़े बड़े हाईवेज बनाना चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, रेलवे, ब्रिज, मतलब इसमें जितना पैसा लगाए वो बेस्ट है, ठीक है। बट तो ये सब जो एक्सपेंडिचर कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ये सब क्या किस में ऐड हो रहा है? सरकार के किस में? एसेट्स में, कि सरकार का ये सब संपत्ति बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका खर्च का दूसरा टाइप, बी नंबर में, राजस्व व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको कहेंगे? ऐसा खर्च जो रोज़मर्रा के काम और सर्विसेज के लिए होती है। मतलब रोज़मर्रा का काम, मतलब कोई सर्विस में होगा उसको पैसा देना, ठीक है, सर्विसेज के लिए होती है, और जिससे कोई नई संपत्ति का सृजन नहीं होता है। बट यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था? यहाँ अगर सरकार खर्च कर रही है तो नई संपत्ति का सृजन हो रहा है। जैसे रोड पे पैसा खर्च किया तो नया रोड बना, तो सरकार का संपत्ति में ऐड हुआ। रेलवेज कॉरिडोर बनेगा, अभी जैसे बजट में बात किया रेलवे को पैसा देना, तो रेलवे को जो पैसा देगा वो कहाँ ऐड होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो यही फ़ायदा है हमें बेसिक पढ़ने को। बजट को पढ़ने से पहले हम उसका बजट के इकोनॉमिक्स का बेसिक अगर जान लिए तो अच्छा होगा। जैसे अभी बात करा जाएगा हाईवेज को, तो उस वो कहाँ ऐड होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे क्या होता है कि रोज़मर्रा, मतलब सर्विसेज के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जोड़ाती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड होने से नई संपत्ति का सृजन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में सरकारी कर्मचारियों को पैसा या वेतन देना, ठीक है, पेंशन देना, सब्सिडी देना। सब्सिडी जैसे खाद्य गैस सब्सिडी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी। जैसे फर्टिलाइज़र में होता है हमारा ये यूरिया, किसानों का फर्टिलाइज़र, DAP, तो वो सब में फर्टिलाइज़र वो सब्सिडी दिया जाता है।
कर्ज का ब्याज के लिए जो कर्ज लिया है उसका जो ब्याज होगा वहाँ से यहाँ से देना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहने का मतलब नई संपत्ति का सृजन नहीं होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में नई संपत्ति का सृजन होता है। इसमें जो नई संपत्ति का सृजन हुआ ये बेसिकली किसका पार्ट रह गया, सरकार का ही एसेट बन के रह गया, ठीक है। और ये तो सबको मिल जाएगा, मतलब ये आम जनता को मिल जाएगा, सरकारी कर्मचारी को मिलेगा, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से निकाल के दिया जाएगा। पेंशन से दिया जाए, पेंशन दिया जाएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार खर्च कर रही है। सब्सिडी अगर दिया जाएगा तो गैस का सब्सिडी, खाद्य का सब्सिडी, एमएसपी जो मिलता है फर्टिलाइजर पर सब्सिडी, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व व्यय में ऐड होगा। ओके, आई होप कि ये एक्सपेंडिचर सरकार का समझ गए कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय क्या होता है और कहाँ कहाँ खर्च होती है। तो यहाँ तक अगर समझ लिया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो 4 नंबर में हम पढ़ेंगे घाटे मतलब डेफिसिट, मतलब 3 चीज़ पढ़ चुके हैं। पहले तो सरकार पैसा कहाँ से कमा रही है, ठीक है। उसके बाद सरकार जो खर्च कर रही है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कर रहा है, फिर खर्च कर रहा है। अब हम कमा के जो खर्च कर रहे हैं उसमें माइनस करेंगे, अगर कुछ घाटा निकलेगा तो उसको पढ़ेंगे। तो घाटा निकलता ही है, अगर घाटा निकला तो हम जानेंगे कि हमारा बजट घाटे का बजट रहा, अगर फ़ायदा हुआ तो हमारा बजट फायदे का बजट रहा। लेकिन अभी तक आई थिंक कि जब से बजट पेश हो रहा है तो फ़ायदे का बजट तो अभी आया नहीं है, तो घाटे का ही बजट रहता है, क्योंकि इंडिया क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, ये इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री में बजट अक्सर घाटे का ही बजट आएगा, ठीक है। तो जब सरकार घाटा किसको कहेंगे हम, डेफिसिट किसको कहेंगे, जब सरकार का खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, उसकी आय मतलब रिसीट, मतलब सरकार का खर्च उसकी आय से ज़्यादा होता हो, मतलब हम जितना पैसा कमाए उससे ज़्यादा हम खर्चा कर दिए तो उसको क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे, मतलब घाटा कहेंगे, ठीक है। अब घाटा 2 प्रकार का होता है, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, और राजकोषीय घाटा को फिस्कल डेफिसिट। ये इंपॉर्टेंट हमारा राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। और तीसरा प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट। अब हम तीनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। देखो पहला हमारा ए नंबर में रेवेन्यू डेफिसिट को हम देखते हैं, राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजस्व घाटा को हम क्या कहते हैं कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब खर्च कमाई से ज़्यादा हो, देखो खर्च कमाई से ज़्यादा हो उसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। एग्जाम्पल में सैलरी पेंशन सब्सिडी का खर्च ज़्यादा हो, मतलब सैलरी हम दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, इन सब देने के बाद खर्च क्या हो गया हमारा, ज़्यादा हो गया, और टैक्स इनकम कम हो। लेकिन हम जो पैसा कमाए, जो पहले हम बात कर रहे थे ना, टैक्स, दो प्रकार का टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो उनसे जो हम पैसा कमाए, ठीक है, टैक्स से लेके जो पैसा कमाए, टैक्स इनकम से जो पैसा कमाए उससे ज़्यादा हमारा क्या हो गया, इन सब चीज़ों को देने में पार हो गया, सैलरी को, पेंशन को, सब्सिडी खर्च को देने में चले गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट को हम देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा, देखो राजकोषीय घाटा हम किसको कहेंगे, जब सरकार का कुल खर्च, इसको ध्यान से देखना दोस्तों, जब सरकार का कुल खर्च मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार जितना खर्च कर रही है टोटल मिला के, ठीक है, उसकी कुल आय मतलब टोटल कमाई, टोटल रिसीट से ज़्यादा हो, मतलब कुल खर्च कुल आय से ज़्यादा हो, ये खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा है, आय हमारा कम हो रहा है, और इसमें लोन को शामिल नहीं किया, जैसे जो लोन लिए हैं हम, ठीक है, उसको शामिल नहीं किया हो तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना, मतलब उसमें लोन को शामिल नहीं करेंगे हम, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, राजकोषीय घाटा, मतलब फिस्कल डेफिसिट। सिंपल शब्दों में समझते हैं, देखो सिंपल शब्दों में हम इसको समझें तो राजकोषीय घाटा सरकार की उधारियों की कुल आवश्यकता को दिखाता है। मतलब राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार उधार लेता है, बोरोविंग करता है, तो उसकी कुल आवश्यकता कितनी है उसको दिखाता है फिस्कल डेफिसिट। दूसरे शब्दों में कहा जाए, सरकार को अपने खर्च पूरा करने के लिए, मामूली जाहिर सी बात है कि खर्च पूरा करने के लिए सरकार जितना खर्चा कर दिया, ठीक है, बट कमाया कम, तो इसको पूरा करने के लिए अपना खर्च, जो पूरा खर्चा तो मानेगा ही नहीं, चाहे आप जितना भी कमा लो। जैसे घर में ही देख लो ना कि घर में जितना खर्चा होता है, ठीक है,
वो खर्चा मानता है नहीं ना। बट कमाई आपका कमाई आपका एकदम फिक्स हो कि आप इतना ही पैसा कमाओगे, लेकिन खर्च आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। बढ़ता है कि नहीं, परिवार में लोग बढ़ते हैं तो खर्च बढ़ता है, लेकिन कमाई तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो वही वही कहता है कि देश देश भी तो एक परिवार की तरह है। तो देश में जो खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है, देश में जो खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन कमाई मेरा वहीं का वहीं है। अपने खर्च को पूरा करना ही होगा। तो खर्च को पूरा करने के लिए जितना कर्ज या लोन लेना पड़ता है, देख रहे हो, कर्ज या लोन लेना पड़ता है, वही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है इन सब चीज़ों, बहुत ही बेसिक टर्म है ये सब चीज़, और इम्पॉर्टेंट है, बेसिक तो है, इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को समझे बिना हम अगर बजट को समझने चले तो वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मैं डाउट को क्लियर करूँगा। फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का, कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दो रेवेन्यू रेसिट, मतलब कमाई कितना किया, ठीक है, और खर्च कितना किया उसमें माइनस कर दो, प्लस एनडीसीआर। एनडीसीआर मतलब यहाँ क्या हुआ, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, मतलब यहाँ लोन शामिल नहीं किया गया। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन आएगा, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों, और रेवेन्यू रिसीट में टैक्स से भी और नॉन टैक्स से भी, मतलब जो टैक्स में दो प्रकार का टैक्स लग रहा था, और नॉन टैक्स में कौन कौन था, जो सरकार सर्विसेज दे रही थी, जैसे रेलवे, ठीक है, डाक सेवाएं, रोड, हाईवे, टोल टैक्स, वो सब किस में आ रहा था, नॉन टैक्स में। सरकार उस पर टैक्स लगाई भी नहीं है, लेकिन हम रेलवे को यूज करने के लिए टैक्स देते हैं, पैसा कटाते हैं। रोड पे टोल टैक्स लगता है। तो टैक्स में कौन कौन सा आता था, एक इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है, और एक नॉन डायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या कौन आता था, जीएसटी टैक्स आता था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। हम अगर समझे इसका फिजिकल डेफिसिट का, तो देखो सरकार का खर्च अगर हम 100 रुपये मान लें, ठीक है, और सरकार की आय 70 रुपये मान लें, मतलब खर्चा हमारा ज़्यादा है, यहाँ पे आय हमारा कम है, सरकार पैसा आ रहा है 70 रुपया, लेकिन हमारा खर्चा है 100 रुपया। तो कितना रुपए का गैप हुआ। तो फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए खर्च माइनस आय, और उसमें हम याद रखेंगे एनडीसीआर को, जो नॉन डेब्ट कैपिटल रेशियो, जो लोन लिया उसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो खर्च माइनस आय, तो कितना आया, 30 रुपीज़ मेरा आया। तो 30 रुपीज़ जो फिजिकल डेफिसिट आया, उसी को हम क्या कहेंगे, राजकोषीय जो घाटा आया। तो इसी 30 रुपये को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो दिख रहा होगा जैसे आप लोगों को, मतलब कि सरकार अगर 100 रुपये खर्च कर रहा है, खर्च तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का कमाई कितना हो रहा है, 70 रुपये कमाई हो रहा है। ठीक है, तो 30 रुपये इसमें अंतर आया कि नहीं। तो 30 रुपये जो अंतर आया, उसी को हम फिजिकल डेफिसिट कहेंगे, और यही 30 रुपये के गैप को पूरा करने के लिए सरकार आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, मॉनेटरी फंड से, इन सब चीज़ों से लोन लेती है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम फिजिकल डेफिसिट। आई होप कि ऑल क्लियर। अब हम चलते हैं प्राइमरी डेफिसिट में, प्राथमिक आय में। देखो प्राइमरी डेफिसिट मेरा क्या होता है कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान करेंगे ना, इंटरेस्ट पेमेंट। तो इससे पता चलता है कि सरकार का असल खर्च कितना है। ब्याज अगर भुगतान कर लिए, ब्याज भुगतान कहाँ, जो 30 रुपये को, ये 30 रुपये को जो हम ले रहे थे आईएमएफ से कर्ज ले रहे थे, तो उसका ब्याज भुगतान करेंगे। तो राजकोषीय घाटा मतलब जितना घाटा हुआ राजकोषीय घाटा में, और उसमें उसका जितना ब्याज आया, ठीक है, ब्याज मतलब जो कर्ज लेना तो कर्ज ऐसे थोड़ी दे देगा। तो कर्ज का जो ब्याज आया और राजकोषीय घाटा आया, उसको अगर माइनस करेंगे, तो उससे पता चलता है कि सरकार का असल खर्च मेरा क्या हो रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे हम प्राथमिक घाटा, मतलब प्राइमरी डेफिसिट। तो ये डेफिसिट का 3 फॉर्म समझ में आ गया, कौन कौन। एक मेरा कौन हो गया, राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, और एक प्राइमरी डेफिसिट, और एक क्या था हमारा, रेवेन्यू। अब हम यहाँ बजट को देखते हैं। ठीक है, बजट में ऐसा एक डायग्राम बना हुआ था, तो मैंने हूबहू वही डायग्राम बना दिया आपके लिए। तो यहाँ आपको सब समझ आ गया कि घाटा किसको कहते हैं, राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट, ये समझ में आ गया। वही चीज़ यहाँ दिखाई, जैसे अभी उधार लेना बताया था ना, उधार कहाँ लेगा, फिजिकल डेफिसिट में, किसको पूरा करने के लिए, अपने खर्च को पूरा करने के लिए। देखो ये सब चीज़ अब डाटा यहाँ हमारा बजट में आएगा। तो देखो रुपी कम्स फ्रॉम, रुपया जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है,
तो सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आ रहा है, मतलब ये हुआ कि सरकार का कमाई ये दिखा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम हमारा, ये चार्ट हमारा सरकार की कमाई दिखा रहा है। रुपीज़ कम्स फ्रॉम, रुपीज़ कहाँ कहाँ से आ रहा है सरकार के पास, ठीक है। तो 24% रुपीज़ आ रहा है। अगर 100 रुपये माने, देखो एग्जाम्पल हम माने कि 100 रुपये अगर सरकार के पास आया, तो उसमें से 24 रुपये कहाँ से आया, बोरोविंग एंड लायबिलिटीज से, मतलब सरकार उधार ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ रुपए नहीं है, परसेंटेज में होता है। तो सरकार पैसा कमाती है करोड़ों में ना, बिलियन में, मिलियन में। तो वो लाख करोड़ रुपए में पैसा कमाती है, तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल में अगर माने, तो अगर 100 रुपये हमारे सरकार कमाई पैसा, तो उसमें से क्या होगा कि 24% है ना, 24% वहाँ कहाँ से आ जाएगा, 24 रुपये बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज से, ठीक है। सेम उसी तरह इनकम टैक्स से मेरा 21%, फिर कॉरपोरेशन टैक्स से 18%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था उससे 10%, जो कि आपको रेलवे था, सड़क था, हाईवे था, ये सब कोई नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो था। तो ये इन सब चीज़ों को अभी हम कंप्लीट देखे हुए हैं। तो अब देखो समझ में आ रहा होगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से हमारा 10%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 15%, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से 6% एंड कस्टम से 4%। तो ये हमारा ओवरऑल दिखा रहा है कि इन सब सेक्टर से सरकार के पास पैसा आया। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, 24% बोरोइंग से, सरकार उधार लिया, कर्ज लिया, ठीक है। अगर कर्ज लिया तो ये देना भी है वापस, ठीक है। तो देते हैं रुपीज़ गोज टू, अब ये हमारा बजट में पेश होगा। रुपीज़ गोज टू, सरकार वो दिखा रही है कि इतना इतना जगह से हमारा पैसा आया। अब हम अगले साल के लिए रुपीज़ कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा खर्च हम कहाँ करेंगे, इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है कि अगर हम बोरोविंग लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट, कर भुगतान, तो 20% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और अदर एक्सपेंडिचर पे और अन्य खर्च पे 7%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि सरकार, केंद्र सरकार का स्कीम जो होता है, जैसे ये चीज़ केंद्र सरकार का स्कीम क्या क्या होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इन सब चीज़ों के लिए 17% हम रखें। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स, हर स्टेट से जो टैक्स आता है सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो स्टेट को भी बराबर भागों में बढ़ता है, तो उसको हम 22% स्टेट शेयर टैक्स को हम दे रहे हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो स्पॉन्सर स्कीम चलाया गया, उसमें 8%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफॉर्म, इसमें 7%। डिफेंस सेक्टर में अगेन ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिफेंस सेक्टर में हम 11% दे रहे हैं, हर बार से ज़्यादा। मेजर सब्सिडी, जो सब्सिडी जाता है गैस का, खाद्यान्न का, फिर फर्टिलाइज़र का, तो गैस सब्सिडी फिर हो गया, तो पेंशन हो गया, ये सब जो सब्सिडीज आती है, तो ये 6%, ठीक है। ये हमारा खर्च हो गया कि इतना खर्च हम करने वाले हैं, ठीक है। अब अगले साल देखा जाएगा कि यही जितना पैसा खर्च करेंगे, जितना आया, अगर उसको हम घटा के माइनस करेंगे, तो अगर ज़्यादा खर्च हो गया तो हम घाटे में, फिस्कल डेफिसिट में, राजकोषीय घाटे में, ठीक है। तो हमारा बजट कभी भी ये फायदे में नहीं गया। हमारा डेवलपिंग कंट्री इंडिया, तो इंडिया का बजट अभी घाटे का बजट हो रहा है, ठीक है। तो बजट होता है यहीं पे समाप्त। आई होप कि लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज के लिए इतना ही बजट में। तो कैसा लगा बजट का सेशन कमेंट करके बताइए। और तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, जय हिंद।